आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कॉरियोलिस फोर्स। इसके अंदर हमने पहले टू डायमेंशन के अंदर द्विविमीय में रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस किया था। आज हम 3 डायमेंशन में रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक मान लिया ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड हैं, तथा दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश हैं। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने एक बिंदु ले लिया, पॉइंट ले लिया पी, जिसमें एक्स, वाई, जेड एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में और एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। डिस्टेंस ओ पी इज इक्वल टू ये वेक्टर आर होगा और ये वेक्टर आर डैश होगा। ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर आर डैश और इसका मान किसके बराबर आएगा, आई कैप डैश एक्स डैश प्लस वाई कैप जे कैप डैश वाई डैश प्लस के कैप डैश जेड डैश। यहाँ पे आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश यूनिट वेक्टर्स हैं एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का मान v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आई कैप डी एक्स बाई डी टी प्लस जे कैप डी वाई बाई डी टी प्लस के कैप डी जेड बाई डी टी। इसी तरह से v डैश का मान d डैश वेक्टर r डैश बाई डी टी के बराबर आएगा, और ये मान आ जाएगा आई कैप डैश डी एक्स डैश बाई डी टी प्लस जे कैप डैश डी वाई डैश बाई डी टी प्लस के कैप डैश जी डैश बाई डी टी। अब हमें एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एस डैश के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसके अंदर आई कैप डैश, जे कैप डैश, के कैप डैश और एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश तीनों ही ये छयों की छयों क्वांटिटीज़ वेरिएबल होंगी। तो इन वेरिएबल क्वांटिटीज़ के लिए जब हम डी आर बाई डी टी का मान निकालेंगे तो हमारे पास डी आर बाई डी टी की वैल्यू आएगी आई कैप डैश डी एक्स डैश बाई डी टी प्लस जे कैप डैश डी वाई डैश बाई डी टी प्लस के कैप डैश जी डैश बाई डी टी। इसी तरह से आई कैप डैश, जे कैप डैश, के कैप डैश भी वेरिएबल होंगे, तो एक्स डैश डी आई कैप डैश बाई डी टी प्लस वाई डैश डी जे कैप डैश बाई डी टी प्लस जेड डैश डी के कैप डैश बाई डी टी के बराबर होगा। अब हमें इस क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है वेक्टर v का मान वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r के बराबर होता है। v किसके बराबर होगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अब इस समीकरण में अगर हम दोनों समीकरणों को कंपेयर करें तो डी आई कैप डैश बाई डी टी का मान किसके बराबर होगा, वेक्टर ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश के। इसी तरह से डी जे कैप डैश बाई डी टी का मान होगा वेक्टर ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश के, और इसी तरह से डी के कैप डैश बाई डी टी का मान होगा वेक्टर ओमेगा क्रॉस के कैप डैश के। यहाँ पे हमने फैक्टर आर की जगह आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश रख दिए। अब ये वाले तीनों मान इस ऊपर वाली समीकरण में रखें, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखें तो हमारे पास डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश वेक्टर आर डैश बाई डी टी
प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस आर। अब हमें पता है कि डी आर बाई डी टी का मान किसके बराबर होता है, ये वेक्टर v इज इक्वल टू डी डैश वेक्टर आर डैश वेक्टर आर के बराबर है, तो डी आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, या वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये समीकरण आ गई हमारे पास। अब यहाँ से वेक्टर v डैश का मान कितना आ जाएगा, वेक्टर v माइनस वेक्टर ओमेगा क्रॉस। तो ये एक हमारे पास वेग के रूपांतरण की समीकरण आ गई। इसी तरह से हम त्वरण के रूपांतरण की समीकरण निकालेंगे। तो त्वरण के रूपांतरण समीकरण निकालने के लिए इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ये इस समीकरण से, समीकरण नंबर 2 से हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, या d बाई डी टी का जो ऑपरेटर होगा ये किसके बराबर लिखा जा सकता है, d डैश बाई डी टी प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस के बराबर लिखा जा सकता है। अब हम त्वरण का मान निकालें तो वेक्टर a की वैल्यू किसके बराबर होगी, वेक्टर a की वैल्यू होगी d बाई डी टी इंटू डी आर बाई डी टी, यानी डी आर बाई डी टी का एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास वेक्टर a का मान आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे d बाई डी टी का मान इस ऊपर वाली समीकरण से रखने पर, इस वैल्यू से रखने पर d डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस इंटू में d डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो वेक्टर a इज इक्वल टू, इस समीकरण को हल करेंगे तो आएगा वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a डैश प्लस 2 ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r प्लस d ओमेगा बाई डी टी क्रॉस r। यदि ओमेगा यूनिफॉर्म है, ओमेगा अगर यूनिफॉर्म है तो d ओमेगा बाई डी टी का मान 0 के बराबर होगा, तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास समीकरण क्या आएगी, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a डैश प्लस 2 ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r। तो ये हमारे पास त्वरण के रूपांतरण की समीकरण है। ये जो वेक्टर a है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में त्वरण का मान है, और ये जो a डैश है ये एक्सेलरेशन ऑब्जर्व्ड इन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वाली वैल्यू जो है 2 ओमेगा क्रॉस v डैश, ये कॉरियोलियस एक्सेलरेशन है, और ओमेगा क्रॉस r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इसको कॉरियोलियस त्वरण और इस राशि को अपकेंद्रीय त्वरण या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसमें बल रूपांतरण की समीकरण निकालें तो वेक्टर f फिजिकल टू वेक्टर f डैश प्लस 2m ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस m ओमेगा क्रॉस r के बराबर हो। यहाँ से f डैश का मान निकालें तो f डैश इज इक्वल टू f माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस माइनस
एम ओमेगा क्रॉस आर के बराबर है। तो ये बल रूपांतरण समीकरण है। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ प्लस एफ ज़ीरो के बराबर है। यहाँ पे जो एफ ज़ीरो है ये स्यूडो फोर्सेज हैं, फिक्सिशियस फोर्सेज हैं, जिसका मान -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस -m ओमेगा क्रॉस आर के बराबर है। ये सूडो फोर्स की एक्सप्लेनेशन है। इसके अंदर ये वाली राशि कॉरियोलिस बल कहलाती है और m ओमेगा क्रॉस आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। अब केंद्रीय बल कहलाती है। अब इस सूडो फोर्स की डेफिनेशन से स्पष्ट है, अगर v डैश का मान 0 के बराबर हो, अर्थात अगर पार्टिकल मूविंग स्टेट के अंदर नहीं है तो कॉरियोलिस बल काम नहीं करेगा। अर्थात कॉरियोलिस बल के लगने के लिए पार्टिकल का मोशन ज़रूरी है। लेकिन ये अपकेंद्रीय बल है। अगर पार्टिकल गति नहीं भी कर रहा तब भी ये अपकेंद्रीय बल जो होता है ये वस्तु पर काम करता है। तो इस समीकरण की सहायता से हम किसी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कॉरियोलिस बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इस कॉरियोलिस बल की वाइड एप्लीकेशंस हैं। अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पृथ्वी पर जो अलग अलग फिनोमिनाज घटित होते हैं, जैसे चक्रवात या उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई नदी बह रही है तो उसमें नदी का कटाव, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे गिरती हुई या ऊपर जाती हुई वस्तु पर लगने वाला कॉरियोलिस बल, उसके कारण मोशन, ये सारे के सारे इस छदम बल के कारण लगते हुए पार्टिकल पर प्रतीत होते हैं। इस टॉपिक को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कॉरियोलिस बल, इसके अंदर हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया S। इस S फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कोऑर्डिनेट x y z तथा S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कोऑर्डिनेट x डैश y डैश z डैश है। हमने एक प्री पॉइंट लिया। इस P पॉइंट के लिए S फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कोऑर्डिनेट x y z होंगे और S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए x डैश y डैश z डैश। इसी तरह से इनके यूनिट वेक्टर i कैप j कैप k कैप और i कैप डैश j कैप डैश और हम k कैप डैश मान लेते हैं। अब इसमें वेग रूपांतरण समीकरण निकालेंगे तो हमें पता लगा कि वेग रूपांतरण समीकरण इस तरह से ज्ञात की जा सकती है। और इस वेग रूपांतरण समीकरण का जनरल नोटेशन देखें तो d बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस से लिखा जा सकता है। और इस समीकरण की सहायता से हम त्वरण रूपांतरण की समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। जब हमने त्वरण रूपांतरण की समीकरण ज्ञात की तो इसके अंदर दो फैक्टर्स अलग आए, एक 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश और ओमेगा क्रॉस आर। ये 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश है, इसको कॉरियोलिस त्वरण कहते हैं, और ओमेगा क्रॉस आर को अपकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अपकेंद्रीय त्वरण आप 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो, लेकिन ये कॉरियोलिस त्वरण आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। इसी त्वरण के रिस्पेक्ट में हमारे पास बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये जो दोनों बल हैं, कॉरियोलिस बल और अपकेंद्रीय बल, ये एक प्रकार के छदम बल हैं जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कण पर काम करते हैं। अगर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो उसके ऊपर कॉरियोलिस बल काम नहीं करेगा, केवल और केवल अपकेंद्रीय बल काम करेगा। इसकी सहायता से हम पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं।